नमस्ते। अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका एक बार फिर से प्यार भरा स्वागत। मैं अम्मू और आपके लिए एक बड़ी सुंदर कहानी लेकर फिर से उपस्थित हुई हूँ। कहानी का नाम है ज्येष्ठा और लेखिका है शिवानी। कभी कभी नारी ही नारी के लिए एक जटिल पहेली बन उठती है। पीरी का भी ऐसा ही हाल था। पीरी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदिनी थी स्वयं उसकी भावी सास। पूरे 20 वर्ष तक उसके विवाह मार्ग में वह नागिन सी खड़ी फुफकारती रही और उन 20 वर्षों में किस दुस्साहस से पीरी उसी मार्ग से लुक छिपकर अपने प्रेमी से मिलती रही थी, मैं सब जानती थी। पर आज ये कैसे हो गया? मुझे स्वयं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मूर्ख हतबुद्धि सी मैं फवारे के पास खड़ी बेंच पर निर्लज्जता से चोंच मिलाए उस कबूतरी जोड़े को देखती ही रह गई। क्या सच में मैं जो देख रही थी वही सच था? आज से कोई 20 वर्ष पूर्व पीरी ने अपनी सगाई का समाचार मुझे स्वयं तार देकर दिया था। मैं सच कहती हूँ, उस दिन उसकी सगाई के समाचार से मुझे जितनी प्रसन्नता हुई थी उतनी शायद अपनी सगाई के दिन पर भी न हुई हो। ऐसी थी पीरी मेरे लिए। अब अविश्वास से मैंने अंतिम बार फिर दोनों को देखा। नहीं, संदेह के लिए सामान्य सी भी गुंजाइश नहीं थी, कतई नहीं थी। दोनों वही थे। पीरी का नाम था हरिप्रिया। पहली बार सुंदरी पुत्री की कुंडली मांगी गई तो बेचारे पिता ने बड़े उत्साह से मृत पति के हरिण के चमड़े से मड़े जीर्ण पिटारे से कुंडली निकाल चटपट दे दिया। उसी संध्या को खोटे सिक्के सी कुंडली लौट आई तो उनका माथा ठनका। अल्मोड़ा भर की कुंडलियों की रेखाओं का लेखा जोखा रखने वाले भट्ट जी ने कुंडली का भेद खोल दिया। जहां जहां पात्र से बड़ा भाई होगा वहां वहां से कुंडली ऐसे ही लौट के आएगी। पंत जी, कन्या का ज्येष्ठा नक्षत्र है। दूसरा कटु सत्य अचानक पंत जी को भी अंगूठा दिखाने लग गया था। क्या कर लिया था कन्या की कुंडली में जलसाजी करके? क्या भाग्य का लिखा ग्रह भी मिटा सके थे उत्कोच से? विवाह के तीसरे ही महीने पुत्री विधवा हो गई थी और घर लौट आई थी। इसी बीच अचानक पीरी को कुछ क्षणों के लिए बृहस्पति की दशा आ गई। हमारे मकान से लगा मकान था पीरी के पिता का और उससे नए 2 मंजिले मकान में पांडे जी रहते थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र राजेश वर्षों पूर्व हाई स्कूल की परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर लज्जा से गृह त्याग कर अदृश्य हो गया था। धीरे धीरे इस बात को 15 वर्ष बीत गए और इसी बीच काशी के प्रसिद्ध तांत्रिक अतिथि बनकर आए। पांडे जी ने भी अपने गृह त्यागी पुत्र के लिए गुप्त प्रश्न किया तो उत्तर मिला, तुम्हारा पुत्र दक्षिण दिशा में जाकर एक जहाज में बैठा था, जहाज डूब गया, मृत्यु का संकेत स्पष्ट है। राजेश की काल्पनिक मृत्यु की 13वीं के दूसरे ही दिन गृह के दूसरे पुत्र देवेश के लिए पीरी की कुंडली लेकर पंत जी पहुंच गए। पीरी को सबने देखा था पर भावी सास को आपत्ति थी। ऐसी रूपवती बहू के 100 नखरे भला वो कैसे सहेगी? इसलिए उसको इस रिश्ते से घोर आपत्ति थी। बहू के रूप का क्या मैं चाटूंगी? उसने तुनक कर कहा था, मुझे तो गुड़ चाहिए, गुड़। पर पांडे जी ने मूर्खा पत्नी को मना लिया। कैसे बात करती है मक्खी चूस की, एक ही लड़की है, आखिर कितने दिन जिएगा? तब सब संपत्ति हमारे देबू को मिलेगी। बस चटपट मंगनी हो गई। विवाह के केवल 8 दिन रह गए थे। पीरी की प्रसन्नता आकाश छू रही थी। छूती भी क्यों नहीं? देबू सा सजीला तरुण मोहल्ले टोले में ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता था।
बचपन से ही वह पीरी को परी परी कहकर चिढ़ाता था, और एक बार जब मोहल्ले के रिश्ते से हम सब पड़ोस की लड़कियां उसे भाई दूज का टीका लगाने पहुंची तो उसने हंसकर कहा था, सबसे रोली का तिलक लगवा लूंगा पर इस परी से नहीं, इसे तो मैं अपनी बहन कभी मान ही नहीं सकता। और हाय रे, ऐसी बेहाई की बातें कहकर हम सब हंस पड़े थे। जब एक दिन सुना कि सचमुच ही पीरी की सगाई वहीं हो रही है जहां वह चाहती थी, तो मैं प्रसन्नता से उछल पड़ी और उसी विवाह उत्सव के लिए परीक्षा से पहले छुट्टी लेकर घर आ गई। आसन्न विवाह तिथि ने पीरी को सचमुच ही परी बना दिया था। बात बात पर हृदय लुभाने वाली हंसी, पदचाप से ही मुनियों का तपोभंग करने वाली पीरी के कटाक्ष जैसे और भी घातक बन गए थे। मैंने उसे एक बार टोक भी दिया था, इतना मत हंस पीरी, इतना हंसना अच्छा नहीं होता, बहुत हंसने से बहुत रोना भी पड़ता है, रोएंगे मेरे दुश्मन, समझी। पीरी रोई और दुश्मन सारे हंस उठे। 15 वर्ष पूर्व का गृह त्यागी पर्वत पुत्र अचानक पिता को बिना किसी सूचना दिए दुख स्वप्न की भांति भरी दोपहरी में द्वार पर आकर खड़ा हो गया। इतने दिनों सिंगापुर में था, ऊंचा अगला गबरू जवान बनकर लौटा था। अब क्या होगा पीरी, मैं उसे ढाढ़स बंधाने उसी दिन उसके यहां गई थी। होगा क्या, उसका विश्वास अटूट और दृढ़ था। उसका प्रेमी उसे कभी प्रवंचना की चकरघिन्नी नहीं देगा। देखती नहीं, दिन भर में 3 चिट्ठियां लिखता है, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, कभी कभी रात को भी मेरी छत पर एक लिफाफा आ गिरता है। तू क्या सोचती है वह अब मेरे ज्येष्ठा वेष्ठा से डरेगा? पर पांडे जी ने दूसरे दिन सुबह ही चिट्ठी भेज दी थी। इतने वर्षों में ज्येष्ठ पुत्र के सकुशल घर लौटने पर अब हम जानबूझकर उसके लिए अमंगलकारी ग्रहों का संयोग कैसे न्योत लें? और उसकी मां कहती है पुत्र का दूसरा जन्म हुआ है, अब वह उसे मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकती है। यानी मैं मौत हूं, मैं मौत हूं। बेचारी पीरी क्रोध से कांपती रह गई। पिता के हाथों से कुंडली छीनकर उसने एक दिन जलते चूहे में झोंक दी और चिर कौमार्य व्रत की घोषणा कर दी। एक दिन वह अपनी छत पर खड़ी हुई तो देखा दूसरी छत पर कोई खड़ा हुआ है। देबू लौट आया क्या? उत्साह से मुस्कुराती आगे बढ़ी और फिर 2 कदम पीछे हट गई। देबू नहीं, उसका बड़ा भाई राजेश था, जो कि ठीक 8वें दिन विवाह के पहले आकर उसके समस्त स्वर्णिम सपनों को चूर चूर कर दिया था। वह धृष्ट युवक उससे निर्लज्जता से घूरता हुआ मुस्कुराता सहसा मुंडेर पर चढ़ आया। उसका दुस्साहस देखकर पीरी स्तब्ध रह गई। क्रोध की लपटें भड़क उठी। जहां 15 वर्ष सिंगापुर में रहे, वहां क्या 8 दिन और नहीं रह सकते थे? नहीं रह सकते थे क्या? नहीं, निर्लज्जता से उत्तर मिला। पीरी उसी के सामने रो पड़ी थी। मेरी मां कभी नहीं मानेगी, दृढ़ स्वर में उसने कहा। अब एक ही उपाय है जो तुम्हें आजन्म के अनावश्यक कौमार्य व्रत से बचा सकता है। उसका स्वर गंभीर था। क्या? पीरी ने पूछा। यही कि तुम मुझसे विवाह कर लो। और वह अपनी उसी धृष्ट मुद्रा में खड़ा हंसने लगा। मैंने उसे खींचकर ऐसा तमाचा मारा कि चूड़ियां टूटकर दूर तक झनझना कर गईं। फिर मैं पागलों की तरह सीढ़ियां फांद गई। पीरी ने मुझे लिखा था और उसके बाद से पीरी उस छत पर फिर कभी नहीं गई। पीरी को छूने में जीवन का प्रौढ़ दस्यु भी जैसे सहम कर 2 कदम पीछे हट गया था। वह मेडिकल कॉलेज की छुट्टियों में लौटती भी तो अपने ही कमरे में बंद रहती। एक दिन पीरी से अचानक मेरी भेंट हो गई। जाखन देवी के मंदिर में हाथ में धूप दीप लिए वो देवी के सम्मुख नतमुखी खड़ी थी। किसके लिए जला रही है आज यह? मैंने हंसकर उसके कंधे पर हाथ धरा और वो चौंक कर मुड़ी।
मंदिर की टूटी सीढ़ियों पर बैठकर फिर मैंने उसके दुस्साहसी प्रेमी की एक एक भीष्म प्रतिज्ञा सुनी। वह कहता है विवाह करेगा तो मुझी से या जीवन भर कुंवारा बैठा रहेगा। उसी के लिए तो जलाती हूं दिया पगली, और किसके लिए? हंसने लगी पीरी। उस मंदिर में जलाए गए घृत की महिमा भला कौन नहीं जानता था। मैं पीरी का हंसता हुआ चेहरा देखती ही रह गई। तू किस सौत की मृत्यु कामना करने को दिया जला रही है? मैंने पूछा। क्यों? अबोध शिशु सी आंखों में था अगाध विश्वास। मेरी सौत कौन है तू नहीं जानती? मेरा जेठ। मैं कांप गई थी। छी छी, ऐसा मत कर पीरी। मेरे कहने से क्या पीरी रुकती भला? उसका प्रेम। यू आर शेमलेस पीरी, मैंने उसे डपट दिया था। जब उस व्यक्ति में इतना भी साहस नहीं है कि वह तुझसे विवाह कर ले, तब वह जिस जिले में तेरी बदली होती है वहीं क्यों भागता है? क्यों तुझे बदनाम करता फिरता है? इसलिए कि वह मेरे बिना जी नहीं सकता और अपनी खूसट मां से बेहद डरता है। कहती है वह, उसने यदि मुझसे विवाह किया तो वह ताल में कूद पड़ेगी, पर हम दोनों के मिलने पर अब विधाता भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। समझी क्या तू मेरी सखी? कहकर पीरी फिर से मेरी आंखों में आंखें डालकर हंस पड़ी। पीरी का तबादला हमीरपुर को हो गया। उधर उसके प्रेमी मुंसिफ देवेश पांडे ने भी बड़ी चेष्टा से अपनी बदली वहीं करवा ली। बड़ा पुत्र इस बार सन्निपात ज्वर से ग्रस्त हो नेपाल से स्वदेश आ गया था। ये खबर मुझ तक पहुंची। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसी दैवी पाद प्रहार से लड़खड़ा कर पीरी ऐसी गिरी कि विमूढ़ विपन्न बनी किसी अनजान धरातल में धसती सहसा अदृश्य हो गई। बड़े भाई को देखने गया छोटा भाई जब लौटा तो सन्निपात का विषधर उसे भी ढस चुका था। पीरी की सेवा सन्निपात की आधुनिकतम संजीवनी, जिससे आजकल एक साधारण कंपाउंडर भी इस विषम ज्वर को जीत लेता है, उसे नहीं बचा सकी। उसकी मृत्यु के पश्चात पीरी कहाँ गई, कब गई, कोई नहीं जान पाया। गत वर्ष अचानक धूमकेतु सी ही वह कुर्मांचल के गगनांगन में एक बार फिर चमक उठी। सफेद साड़ी, रिक्त कलाइयां, बिंदी विहीन वैधव्य दग्ध ललाट और वेदना विधुर सूखा चेहरा लिए वह अपने श्वसुर गृह की संकल खटखटाने बिना किसी पूर्व सूचना के ही वहां पहुंच गई थी। द्वार सास ने नहीं खोला, खोला उसके बड़े पुत्र ने। पल भर को वो चीख ही पड़ी। उसके सम्मुख जैसे सन्निपात जड़ से रोग मुक्त हो उसका स्वस्थ प्रेमी ही खड़ा था। आइए, उसने कहा, और सहमी पीरी उसके पीछे पीछे चली गई थी। पीरी ने डरते डरते पूछा, आपकी माँ क्या यहीं होंगी? आपके भाई का सामान? और उसका गला रूंध गया था। जरा उन्हें बुला देंगे क्या? बुला तो मैं अवश्य देता। इस बार उसके प्रेमी का पठान सा ऊंचा अगला अग्रज और भी मनमोहक हंसी हंस पड़ा, पर शायद मैं वहां नहीं जा सकता। यह रही पासबुक, यह अंगूठी और बाहर बक्सा धरा है। कांपते हाथों से बटुआ खोलकर चाबी मेज पर पटक कर भागी और गिरती पड़ती जीभ भगाती सीधा मेरे पास चली आई। उसे लगा था वह पल भर भी वहां रुकी तो उसके प्रेमी का अदृश्य प्रेत उसे जकड़ लेगा। पास ही धरे मेरे छोटे कलमदान का ढकना कभी खोलती कभी बंद करती वह मुझे अपनी कहानी सुना रही थी कि उसमें धरी एक छोटी सी पुड़िया उसकी गोद में गिर पड़ी। अरे ये मूंगा कैसा? उसने पूछा। ये मूंगा? पहाड़ में एक लोकोक्ति है कि वेश्या के गले का यह एक अप्राप्य मूंगा है। यदि कोई सुहागिन पहने तो वो वेश्या का सा ही अटल अविवाद पाती है, अर्थात अखंड सुहाग। सौभाग्य? वैश्या का सौभाग्य? पीरी कुछ नहीं समझ पाई। समझी नहीं मूर्ख, मैंने हंसकर कहा। वेश्या क्या कभी विधवा हो सकती है?
पीरी मेरी तरफ देखती रह गई। तीसरे दिन पीरी चली गई। उसी दिन घर का सुनार आया। अपने मंगलसूत्र के बीच मूंगा गुथवाने मैंने कलमदान खोला तो कलेजा धक सा रह गया। पुड़िया के बीच से मूंगा जादुई बजरबट्टू सा अदृश्य हो चुका था। पीरी क्या मेरा मूंगा ले गई थी? अपनी आंखों से ही तो मूंगे की महिमा देख आई हूं। शायद इसीलिए वह नैनीताल आकर मुझसे मिलने नहीं आई। जिस मूंगे के सूत्र से उसने अचानक नवीन सौभाग्य दस्सू को पकड़ा था, उसे मैं पहनाने पर कहीं खुलवा न लूं। सही में लोकोक्ति को क्या सच कर दिखाया? कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और अपने कमेंट्स मुझको भेजकर मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी ही फिर कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।